आज हम किडनी फंक्शन टेस्ट को समझेंगे। तो किडनी फंक्शन टेस्ट को समझने के लिए हमें किडनी का फंक्शन पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि किडनी का फंक्शन क्या क्या है। जैसे कि वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। वेस्ट में जैसे हो गया यूरिया और यूरिक एसिड, दूसरा हो गया क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन, और तीसरा हो गया सल्फेट एंड फॉस्फेट। इसके बाद ये किडनी एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब कि पीएच को मेंटेन करता है। इसके बाद ये बीपी को भी, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है जैसे कि पीसीटी हो गया, लूप ऑफ फिनले हो गया, कलेक्टिंग नेटवर्क, वहाँ से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करता है। विटामिन डी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किडनी जो है विटामिन डी का सिंथेसिस कराता है। और लास्ट में अगर बात करें तो हार्मोन, तो किडनी में जो है दो हार्मोन का सिंथेसिस होता है। एक इरेथ्रोपोइटिन जो कि नाम ही बता रहा है, ये हेमोग्लोबिन सिंथेसिस कराएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा हो गया रेनिन। तो ये रेनिन जो है 2N वाला है। 2N का मतलब कि ये जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड को बनवाएगा, ठीक है। और तो एक रेनिन होता है 3N वाला। 3N का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3N है तो ये देखिए अगर उससे अपोजिट कर दे तो ये इंजाइम का काम करेगा, ठीक है। 3 को अगर अपोजिट कर दे तो ये इंजाइम का काम करेगा, 3N वाला रेनिन। अब हमें पता है कि किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना है। तो अब ये यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यूरिन में 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये ग्लोमेरुलस हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड आएगा। ब्लड कितना आता है किडनी के पास पर मिनट अगर बात करें तो ब्लड आता है 1200 ml प्रति मिनट किडनी के पास आता है। या हम इसे और क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा के टर्म्स में बोल दे रहे हैं कि प्लाज्मा कितना आया 650 ml प्रति मिनट। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये प्लाज्मा छनेगा मतलब फिल्टर्ड होगा। फिल्टर्ड किसके थ्रू हो रहा है, मेरुलस के थ्रू हो रहा है। अभी हम सब चीज़ मिनट में बात कर रहे हैं। तो 650 ml में से कितना छना, एक छन के आ गया वुमन कैप्सूल में, ये आ गया 125 ml प्रति मिनट। अब इसी को हम लीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो एक दिन में किडनी के पास ब्लड कितना आता है, 180 लीटर प्रतिदिन आता है, जिसमें से 1.5 लीटर क्या होता है, ये यूरिन पास होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 128.5 लीटर रोज़ क्या होता होगा, रीअब्जॉर्ब होता होगा। कहाँ से, इसके रीनल ट्यूब्यूल से ये आ जाता है ब्लड कैपिलरीज में, मतलब ओवरऑल रीअब्जॉर्प्शन ही कराना है। अब हमें पता चल गया कि यूरिन में क्या है, 2 स्टेप हैं। जैसे कि पहला क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस जो ब्लड ऑफ कैपिलरीज हैं वहाँ से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। और दूसरा क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जैसे कि जो नेफ्रॉन है उसका जो ट्यूब्यूल है वहाँ से ये चीज़ों को मतलब दोबारा ले लिया जाता है। अब ये फ़िल्टर क्या होके आता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सब को बॉडी को लूज नहीं करना है, इसीलिए इनका रीअब्जॉर्प्शन होना काफ़ी ज़रूरी था। अब हम बात करें किडनी फंक्शन टेस्ट की, क्योंकि अभी हमने इसका फंक्शन समझ लिया है। तो देखिए किडनी फंक्शन टेस्ट को हम लोग किस लिए करते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है किस लिए करते हैं। तो अगर हमें जैसे डिजीज़ देखना है तो हमें किडनी के डिजीज़ को देखना है तो हमें कौन सा फंक्शन करना पड़ेगा। और अगर हमें किडनी के फंक्शन को असेस करना है कि मतलब किडनी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर डिजीज़ की हम बात करें तो हमारे पास 2 चीज़ है जिसे हम यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए। एक हो गया सीरम मतलब जो ब्लड है, ब्लड का सैंपल लेंगे, उसके बाद उसमें से सीरम लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, इनका लेवल देखेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें यूरिन एनालिसिस, जैसे अब यूरिन को भी चेक करेंगे कि यूरिन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करें किडनी के फंक्शंस के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। जैसे कि किडनी के फंक्शंस के लिए हैं ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, जैसे कि अभी बताया 2 स्टेप होता है किडनी में। एक पहला होता है ग्लोमेरुलस वाला और दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाला। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो कायदे से काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं,
तो उसमें कौन सा टेस्ट करते हैं। और इसके बाद ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल में सी हो रहा है तो उसको भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तभी तो यूरिन क्या होगा, कन्सनट्रेट होगा। जैसे वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, तो कन्सनट्रेट या डाइल्यूटेशन और जो भी एसिडिफिकेशन वगैरह है वो यहीं से होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है किडनी फंक्शन टेस्ट को क्यों कर रहे थे ये हमें पता चल गया। अब इसे हम जो है 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक हो गया सीरम एनालिसिस, एक हो गया यूरिन एनालिसिस, एक हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट और चौथा हो गया ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। अब यहाँ पे हम अगर बात करें सीरम एनालिसिस में, जैसे कि यूरिया का नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी में 15 से 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम, क्योंकि हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, इसे अभी डिजीज़ के अंदर ही रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यूरिया का जो लेवल है सीरम में, जो यूरिया है उसका लेवल सीरम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीनल डिजीजेज आ गई हैं। जैसे क्रिएटिनिन है, उनका नॉर्मल लेवल है 0.7 से 1.4 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, लेकिन ये क्या होगा, जब रीनल डिजीज होगा तो इनका लेवल सीरम में बढ़ जाएगा। इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल है ब्लड में, देखिए सीरम क्या है, एक ECF है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट के बाहर होता है ना, ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट सेल होते हैं, RBC होते हैं, तो ये सोडियम क्या होता है, इसका ECF में मात्रा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, देखिए 135 से लेके 150 मिलीमोल मिलीमोल प्रति लीटर सोडियम जो है प्रेजेंट होगा सीरम में, जबकि पोटेशियम बहुत कम होता है ECF में, क्योंकि ये मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन पोटेशियम होता है, कि मतलब ये सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये ECF में कम होगा, ECF में कम होगा तो यहाँ पर ये 3.5 से 5 मिलीमोल। अब देखिए इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे पोटेशियम को मानिए पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल होता है, तो इसी तरीके से पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट कहाँ पर होगा, समझ गए आप। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूरिन एनालिसिस की। तो देखिए यूरिन को हम लोग 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर और एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग यूरिन रिपोर्ट वगैरह में देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं, कलर कैसा है और उसका मतलब गंध ऑर्डर कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, pH कैसा है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। मतलब यूरिन का हम लोग एग्जामिनेशन कर लिए हैं, एग्जामिन कर चुके हैं कि कैसा है। हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब कि जैसे ग्लूकोज देखेंगे, तो क्योंकि देखिए जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड, ये सब बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी रहते हैं, लेकिन अगर ये सारे चीज़ यूरिन में अगर प्रेजेंट हो जाएं, अगर जैसे ग्लूकोज यूरिन में आ जाए तो ये अब नॉर्मल चीज़ हो गया। तो इसलिए हम इसका यहाँ पे टेस्ट करें, जैसे ग्लूकोज के लिए बेंडिक टेस्ट कराते हैं, इसके बाद प्रोटीन के लिए यहाँ पे हीट कोगुलेशन कराएंगे, क्योंकि प्रोटीन को हीट करते ही प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगा। ब्लड के लिए यहाँ पे क्या है, बेंजीडिन टेस्ट है। बाइल साल्ट के लिए हेज टेस्ट है। बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, इसके लिए फॉस्फेट टेस्ट है। यूरोबिलिनोजन के लिए एर्लिक टेस्ट है। ये किस में करते हैं, यूरोबिलिनोजन का हेमोलाइटिक जॉइंटिस में। और कीटोन बॉडी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुथेरा टेस्ट, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, रुथेरा टेस्ट, बाकी आपको याद ही होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट में, जो पहला आ गया क्लीयरेम टेस्ट आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 सब्सटेंस को लेते हैं जिससे हम क्लीयरेम टेस्ट करते हैं। तो कौन से 3 सब्सटेंस हैं, और तो ये सब्सटेंस हैं ICU, यूनिलीन, क्रिएटिनिन, यूरिया। तो देखिए अब हम इसमें करते क्या हैं क्लीयरेम टेस्ट में, कि बाहर से जो है यूनिलीन दे देंगे या क्रिएटिनिन यूरिया दे देंगे। तो अब ये यूनिलीन या क्रिएटिनिन कहाँ पर आ जाएगा, ये प्लाज्मा में आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा, मतलब सीरम में आ गया। अब ये क्या होगा, फिर ये सारे लोग मतलब फ्रीली फिल्टर्ड होने का मतलब है कि ग्लोमेरुलर से तीनों फिल्टर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यूनिलीन होता है, पहले यूनिलीन की बात कर लें, तो ये तो ना तो रिएब्जॉर्ब होता है ना तो सिक्रेट होता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिलीन का क्लियरेंस आता है वो कितना आएगा, 125 ml आएगा, जो कि GFR के बराबर होता है। तो यूनिलीन का क्लियरेंस कितना है, 125 ml होता है, जो कि GFR के बराबर होता है। क्योंकि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये रिएब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है और सिक्रेट भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्रिएटिनिन के केस में क्या है कि
ये एक तो ये देखिए क्रिएटिनिन कहाँ पर, ये मसल्स में होते हैं, और इसके बाद ये वहाँ से आएंगे फिल्टर्ड होके, फिर इनका रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, खाली सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से इसका जीएफआर कम हो जाता है, कितना 90 से 115 मिलीलीटर प्रति मिनट। यूरिया फिल्टर्ड होता है और इसका 40% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कम क्लियरेंस किसका होगा, यूरिया का ही होगा। अब हम इसका सेंसिटिव ऑर्डर बात कर ले कि जैसे जो इनुलिन का क्लियरेंस है वो ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू क्रिएटिनिन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनुलिन को यूज करते हैं क्लियरेंस के लिए तो हमें ये ज़्यादा सही रिपोर्ट बताएगा किडनी के बारे में कि किडनी सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इनुलिन क्या है, इनुलिन जो एक फ्रक्टोज का बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है। तो क्रिएटिनिन मसल्स में प्रेजेंट है, यूरिया तो बॉडी में बनता ही है। अब ये एक बात देखिए यूरिया जो है एंड प्रोडक्ट है किसका, ये प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है। अब मतलब कि ये हमारे डाइट से भी क्या होगा, डाइट अगर हम प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो डाइट ये हमारे मतलब यूरिया ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, यूनिलिन क्लियरेंस जो है ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट हमें इनुलिन देगा, फिर क्रिएटिनिन देगा, फिर यूरिया देगा। अब हम बात करें ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट की, तो यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन नाम ही बता रहे हैं, ग्लोमेरुलर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलर से। ट्यूबुलर में मतलब कि यहाँ से पानी वगैरह रीअब्जॉर्ब हो गए, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली हम किसका बात करेंगे, कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेशन और एसिडिफिकेशंस का बात करेंगे। अब थोड़ा क्लियरेंस की बात हम बात करें, अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया, इतना लिख देंगे काफ़ी है। क्लियरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसे आप क्या समझिए, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। तो ऐसा क्यों, देखिए काफ़ी सिंपल है। तो देखिए नाम ही बता रहा है कि क्लियरेंस टेस्ट, मतलब कि जो भी हम सब्सटेंस दे रहे हैं, जो भी हम सब्सटेंस दी वो कहाँ पे आएगा, पहले प्लाज्मा में आएगा। प्लाज्मा में आने के बाद ये क्या होगा, फिल्टर्ड होगा ग्लोमेरुलर से, मतलब एक्सक्रीशन होगा ना इनका, तो ये फिल्टर होगा पर मिनट। तो जैसे यूनिलिन को दिया तो वो जितना यूनिलिन को दिया वो पूरा फिल्टर आ गया। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली देखिए हमारा इनपुट क्या है, प्लाज्मा है, क्योंकि हम लोगों ने जो दिया वो हमारा इनपुट है। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, यूरिन होगा। पहले ये दोनों को हम लोग एस्टिमेट करेंगे, और इसके बाद वो पर्सन कितना एक दिन में कितना यूरिन उसका आउटपुट है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो यही इसका सिंपल सा फार्मूला है। तो क्लियरेंस टेस्ट में क्या हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मिलीलीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसको इसमें भी रखना है। इसी के बाद यहाँ पे हमने किया है, इसके बाद एक यहाँ पे क्रॉफ्ट गोल्ट इक्वेशन है, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, 140 से एज को माइनस करना है, उसका वेट अपॉन 72 इंटू प्लाज्मा। और ये अगर हम क्रिएटिनिन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन आपको रख देना है। अब देखिए जो भी क्लियरेंस वैल्यू निकाले, हम लोगों ने अगर इनुलिन को यूज किया और अगर इसका क्लियरेंस वैल्यू आया 90 से ज़्यादा तो ये नॉर्मल है। अगर ये 60 के 90 के बीच में आया तो मतलब हमारा जो किडनी है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, मतलब माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट। 30 से 60 है तो मॉडरेट, और 30 से कम है तो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब किडनी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। 15% से कम है तो मतलब किडनी इस टाइम फेल हो चुका है, तो 15% हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। अब यही ट्यूबुलर फंक्शंस को हम लोग कैसे असेस करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी से करते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, और यहाँ पे हमने बताया था क्या आता है, कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेशन और एसिडिफिकेशन। अब हम यहाँ पे बात करें सीरम पैरामीटर्स की अगर बात करें, अभी जैसे बताया था इसमें 3 चीज़ आते हैं ना, 4 चीज़ आते हैं, एक यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम। तो इनका नॉर्मल लेवल देख चुका था। और यूरिया को हम लोग अब कैसे एग्जामिन करेंगे, उसको हम 2 मेथड से करते हैं, GLDH मेथड और बैचलॉट्स मेथड से। अब देखिए यूरिया किस लिए इंक्रीज हो रहा है, मैंने बताया रीनल डिजीज अगर हो गया कोई, ठीक है, तो यूरिया इंक्रीज हो गया। अब जैसे क्या होता है कि इसे हम 3 कॉज से बताएंगे कि एक जैसे प्री रीनल और एक रीनल और एक पोस्ट रीनल, मतलब कि यहाँ पे ये किडनी हो गया, जो चीज़ किडनी के अंदर दिक्कत आने पर अगर यूरिया का लेवल हो रहा है, जैसे कि किडनी में जो ग्लोमेरुलर है उसमें नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रॉन में कोई सिंड्रोम हो गया, या ये नेफ्रॉन में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया,
मतलब कि पाइलोन नेफ्राइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, या किडनी जो है एक्यूट रीनल फेलियर हो गया या क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया। एक्यूट का मतलब हो गया कि किडनी को जो है तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। क्रोनिक रीनल फेलियर में जैसे पता नहीं होता है और लेकिन किडनी धीमे 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 करके डैमेज होता रहता है, ये हो गया। पोस्ट रीनल मतलब कि किडनी के बाद क्या आता है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यही सब आते हैं। तो जैसे उसमें ट्यूमर हो गया, स्ट्रक्चर जैसे कि जो यूरेथ्रा वगैरह हैं वो नैरो हो गए, स्टोन बन गया, या टीबी हो गया यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा में, तो सब पोस्ट रीनल में आएंगे। प्री रीनल में क्या आएंगे, जैसे कि बर्निंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वोमिटिंग, डायरिया, तो ये सब के वजह से यूरिया के लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा।